पहला क्वेश्चन लिखे हैं कि ऊतक के अध्ययन को कहते हैं, ऊतक के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं। 4 गो चॉइस है। पहला है साइटोलॉजी, दूसरा हिस्टोलॉजी, तीसरा फिजियोलॉजी और चौथा मार्फोलॉजी। 4 चॉइस दिए, तो इसका आंसर पहले दे दें बी। देखिए, हिस्टोस का मतलब होता है टिश्यू और लॉजी माने अध्ययन करना, तो ऊतक के अध्ययन को हम लोग कहते हैं हिस्टोलॉजी। अब अगला देखें, साइटोलॉजी लिखा हुआ है, तो साइटो का माने एक सेल, तो लॉजी माने अध्ययन करना, तो सेल के अध्ययन को हम लोग कहेंगे साइटोलॉजी। फिजियोलॉजी, इसको हिंदी में कहते हैं कार्य की, तो पौधे में जो फंक्शन होते हैं उसका अध्ययन कहलाता है फिजियोलॉजी। और लास्ट में है मार्फोलॉजी, तो मार्फोस का मतलब होता है आकार यानी फॉर्म, तो किसी जीव के आकार के बारे में अध्ययन करना होता है मार्फोलॉजी। तो ये चारों चॉइस के बारे में जान गए। तो 2 नंबर क्वेश्चन 2 में है कि निम्नलिखित में कौन पादप ऊतक है, यानी प्लांटेड टिश्यू कौन सा है इसमें। पहला चॉइस है पैरेन्काइमा, जिसको हिंदी में कहते हैं मृदूतक। दूसरा कोलेनकाइमा, जिसको हिंदी कहते हैं स्थूल कोण ऊतक। और तीसरा स्क्लेरेन्काइमा, जिसको कहते हैं दृढ़ोतक। और चौथा है सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा सभी। तो आप देखें तो इसमें प्लांट वाला में कि पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा ये सिंपल परमानेंट टिश्यू के टाइप था और सबका कार्य लिखाए थे। जैसे पैरेन्काइमा भोजन स्टोर करता है, कोलेनकाइमा पौधे को यांत्रिक सहारा देता है और लचीलापन देता है, स्क्लेरेन्काइमा पौधे में लचीलापन लाता है। तो इसका आंसर सभी। 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 3 में क्या है कि निम्नलिखित में कौन जीवित ऊतक है, माने लिविंग टिश्यू। निम्नलिखित में कौन जीवित ऊतक है, तो ध्यान से देखेंगे। 1 नंबर में है पैरेन्काइमा एवं कोलेनकाइमा, दूसरा है पैरेन्काइमा एवं स्क्लेरेन्काइमा, तीसरा है कोलेनकाइमा एवं स्क्लेरेन्काइमा और चौथा में कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी पैरेन्काइमा और कोलेनकाइमा। पैरेन्काइमा कैसा आता है, लिविंग, कोलेनकाइमा लिविंग। लेकिन स्क्लेरेन्काइमा क्या, लिग्निन के जमाव के कारण उसमें कोशिका द्रव्य नहीं रहता है, जिसके कारण वह डेड हो जाता है। तो स्क्लेरेन्काइमा मृत है, लेकिन कोलेनकाइमा पैरेन्काइमा लिविंग है यानी जीवित है। तो अब देखिए 1 नंबर चॉइस हो गया पैरेन्काइमा कोलेनकाइमा, दूसरा में है पैरेन्काइमा स्क्लेरेन्काइमा, तो एक जीवित और दूसरा अजीवित हो गया। तीसरा में कोलेनकाइमा जीवित है लेकिन स्क्लेरेन्काइमा निर्जीव है। और चौथा चॉइस दिए थे कोई नहीं। तो इस 4 चॉइस को मद्देनजर रखते हुए आपका आंसर हो जाएगा ए, पैरेन्काइमा और कोलेनकाइमा। यही क्वेश्चन बहुत उपयोगी है, क्वेश्चन आ चुका है और आगे अनुमान लगा रहे हैं कि क्वेश्चन आ सकता है। और 4 नंबर में कि निम्नलिखित में किसका कोशिका भित्ति में लिग्निन होता है। लिग्निन एक कहते हैं हार्ड मटेरियल होता है। पहला चॉइस स्क्लेरेन्काइमा, जिसको हिंदी में कहते हैं दृढ़ोतक, पैरेन्काइमा यानी मृदूतक, तीसरा कोलेनकाइमा यानी स्थूल कोण ऊतक, चौथा सभी। तो लिग्निन किस में होता है, तो स्क्लेरेन्काइमा में। अब देखें कि स्क्लेरेन्काइमा के सेल वाल में लिग्निन होता है, पैरेन्काइमा का सेल वाल सेलुलोज का बना होता है, कोलेनकाइमा का सेल वाल सेलुलोज का बना होता है, इसके साथ पेक्टिन की भी कुछ मात्रा होती है। तो इस प्रकार से 4 का आंसर कौन सा हो गया है, ए। 5 नंबर में 5 में है कि निम्नलिखित में कौन सरल अस्थायी ऊतक है। पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा सभी कि पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा ये हम लोग सिंपल परमानेंट टिश्यू में देखे थे। अब एक देखे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू जिसमें जाइलम और फ्लोएम होता है। तो ये 5वां क्वेश्चन हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 6। तो 6 नंबर में क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन जटिल ऊतक है। पहला है जाइलम, दूसरा फ्लोएम, तीसरा दोनों, चौथा कोई नहीं। तो जटिल अस्थायी ऊतक में आता है कौन, जाइलम और फ्लोएम। तो आंसर कौन सा आ जाएगा, दोनों, यानी सी नंबर चॉइस होगा। 7 में है कि पौधे में जल एवं खनिज लवण का संवहन होता है। पहला चॉइस जाइलम, दूसरा है फ्लोएम, तीसरा दोनों, चौथा कोई नहीं।
तब इसका आंसर हो जाएगा ए यानी जाइलम। तो याद रखने के लिए कहे थे कि ज से जल और ज से जाइलम, यानी जल जाइलम के द्वारा जाएगा और जल के साथ खनिज लवण आता है, तो इसका मतलब कि जल और खनिज लवण जाइलम के द्वारा पौधे के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में पहुंचेगा। और फ्लोएम में देखिए, फ से फूड और फ से फ्लोएम, पौधे के पत्तियों में भोजन बनता है, उस भोजन का संवहन फ्लोएम द्वारा होता है। तो इसका आंसर कौन सा, ए होगा। 8 नंबर में है कि निम्नलिखित में कौन सजीव रचना है। पहला है ट्रैकिड, दूसरा भेसेल, तीसरा जाइलम फाइबर और चौथा जाइलम पैरेन्काइमा। तो इसका आंसर जाइलम पैरेन्काइमा। देखिए, जाइलम में हम लोग 4 पार्ट लिखे थे। पहला लिखे थे ट्रैकिड्स, जिसको हिंदी में कहते हैं वाहिनिकाएँ, भेसेल जिसको कहते हैं वाहिनियाँ, जाइलम फाइबर और जाइलम पैरेन्काइमा, ये 4 पार्ट्स हम लोग जाइलम में लिखे थे। तो ट्रैकिड, भेसेल और जाइलम फाइबर ये 3 गो निर्जीव है और सजीव में है जाइलम पैरेन्काइमा। तो आंसर होगा जाइलम पैरेन्काइमा। ये ट्रैकिड और भेसेल का काम है जल खनिज लवण का परिवहन करना और जाइलम फाइबर सपोर्ट देने का काम करेगा, ऊतक को सपोर्ट करेगा। तो ये 8 नंबर क्वेश्चन देखे। अब 9 में देखते हैं। 9 में देखिए क्या है कि निम्नलिखित में कौन निर्जीव रचना है, नॉन लिविंग रचना। पहला लिखे हैं चालनी नलिका, जिसको सीव ट्यूब कहते हैं इंग्लिश में, सखी कोशिका जो कंपनियन सेल बोलते हैं, फ्लोएम फाइबर और फ्लोएम पैरेन्काइमा, 4 चॉइस है। तो इसमें निर्जीव रचना देखना है, तो निर्जीव रचना हो जाएगा कौन सा, जाइलम फाइबर। अन्य 3 विकल्प देखिए। चालनी नलिका ये सजीव रचना है और भोजन का संवहन करता है। इसके साथ साथ एक और कोशिका है जिसका नाम है सखी कोशिका, कंपनियन सेल। तो चालनी नलिका के कार्यों में सहायक होता है सखी कोशिका, चूंकि इसमें केंद्रक होता है। फ्लोएम पैरेन्काइमा इसका काम है भोजन का संचय करना और फ्लोएम फाइबर ये ऊतक को सपोर्ट देगा। जहां फाइबर आ गया तो इसका मतलब उसका काम सपोर्ट का होगा। और 10 नंबर क्वेश्चन, 10 में है कि फ्लोएम का कार्य है, हालांकि पहले ही बतला चुके हैं फ्लोएम का कार्य। तब इस आधार पर देखें, चॉइस में है जल एवं खनिज लवण का संवहन, ए में, बी में है भोजन का संवहन, सी दोनों, डी कोई नहीं। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन हो गया। और अब क्वेश्चन नंबर 11। अब क्वेश्चन नंबर 11 में है कि एरेन्काइमा किस में पाया जाता है। पहला चॉइस है जलीय पौधा, दूसरा स्थलीय पौधा, तीसरा मरुस्थलीय पौधा, चौथा कोई नहीं। तो एरेन्काइमा होगा जलीय पौधा में। याद होगा कि पैरेन्काइमा बतलाए थे कि पैरेन्काइमा में एयर कैविटी होता है, जिसमें एयर भरा होता है। एयर भरने से क्या होगा, पैरेन्काइमा हल्का होगा और ये जल में आसानी से फ्लोट करेगा यानी तैरेगा। इसलिए इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, जलीय पौधा। 11 नंबर क्वेश्चन देखें। 12 में कि द्वितीयक वृद्धि, जिसको इंग्लिश में लिखते हैं सेकेंडरी ग्रोथ, द्वितीयक वृद्धि में पौधा, पहला चॉइस लंबाई में बढ़ता है, मोटाई में बढ़ता है, दोनों, कोई नहीं। तो सेकेंडरी ग्रोथ का मतलब होता है कि पौधा साइड से बढ़ेगा और साइड का मतलब मोटाई, यानी कि द्वितीयक वृद्धि में पौधा मोटाई में बढ़ेगा। अब प्राथमिक ग्रोथ जो कह रहे हैं, प्राइमरी ग्रोथ यानी प्राथमिक वृद्धि, तो ये इसमें पौधा क्या लंबाई में वृद्धि करता है। तो प्राइमरी ग्रोथ में लंबाई और सेकेंडरी ग्रोथ में मोटाई होता है। तीसरा है कि कॉर्क सेल में किस पदार्थ का जमाव होता है। जैसे पौधा जब पुराना हो जाता है ना, इसका तना पुराना हो गया, तो बाहर की ओर फिर छाल का निर्माण होता है, कॉर्क का निर्माण होता है और उस कॉर्क में एक हार्ड सब्सटेंस जमा होने लगता है, हार्ड पदार्थ जमा होने लगता है, जिसका नाम सुबेरिन है। ये कॉर्क सेल का यूज किया जाता है किसमें, ये दवा वगैरह के शीशी में। होम्योपैथला में देखेंगे कि गोल गोल दाना रहता है, मुकुंदाना जैसा, और उसमें लगाते हैं ठेपी, ढक्कन। तो वो ढक्कन किसका बना होता है, तो कॉर्क का बना होता है। वो क्या करेगा कि हवा और पानी को अंदर प्रवेश नहीं होने देगा और हल्का भी होता है। तब बतलाइए कॉर्क सेल में किस पदार्थ का जमाव होगा, तो चॉइस नंबर ए यानी सुबेरिन।
अब चलिए लिग्निन, तो लिग्निन स्क्लेरन कायमा में ये मजबूत होता है। पेक्टिन, तो पेक्टिन बतलाए थे स्थूल कोण ऊतक यानी कोलन कायमा में, और सेलोज तो जानते हैं कि कोलन कायमा पैरेंट कायमा का सेल वाल होता है। अब 14 नंबर क्वेश्चन में कि पौधे की आयु ज्ञात किया जाता है, मैंने पौधे की आयु कैसे ज्ञात करते हैं। पहला चॉइस है वार्षिक वलय द्वारा, इसको इंग्लिश में कहते हैं एनुअल रिंग। बी में है C14 पद्धति, सी में यूरेनियम विधि, डी में कोई नहीं। तो पहले आंसर देख लें, इसका होगा वार्षिक वलय यानी एनुअल रिंग। देखिए पौधे में वर्ष में 2 रिंग बनता है, एक पतझड़ के समय और एक बसंत ऋतु में। तो बसंत ऋतु में भोजन का संवहन ज़्यादा होता है, जिसके कारण वेसल बड़ा बड़ा बनता है, इस तरह का बड़ा बनेगा। और पतझड़ में जो ऑटम सीजन कहते हैं, तो उसमें भोजन का संवहन कम होता है, जिसके कारण वेसल छोटा छोटा बनेगा। तो साल में कितने तरह का वेसल हो गया? 2, एक बड़ा और एक छोटा। तो साल में 2 रिंग जैसा रचना बनेगा, एक बड़ा सेल का होगा और एक छोटा का होगा। तो इस तरह से मान लीजिए 30 वर्ष का पौधा है, तो उसमें कै गो रिंग हो जाएगा? 30 दूनी 60 रिंग ना। तो रिंग गिन करके हम लोग पौधे की आयु ज्ञात करते हैं। तो हो गया वार्षिक वलय। दूसरा का चॉइस देखें, C14 पद्धति लिखे थे, तो C14 हमने कार्बन डेटिंग कहते हैं इसको, और कार्बन डेटिंग द्वारा जीवाश्मों की आयु ज्ञात करते हैं। जो पहले जीव था अब अवशेष के रूप में रह गया, उसकी आयु ज्ञात करने के लिए C14, जैसे पुरानी इमारतें ना, जितना भी अवशेष है ना, उसकी आयु हम लोग करते हैं C14 पद्धति द्वारा। 14 का हो गया, ये 14 का सी में यूरेनियम विधि। तो यूरेनियम विधि द्वारा वैसे पदार्थ की आयु ज्ञात की जाती है जो हमेशा से निर्जीव रहा, वो कभी भी जीव नहीं था। जैसे पृथ्वी की आयु ना, पृथ्वी की आयु किसे ज्ञात करेंगे? यूरेनियम विधि द्वारा। पुरानी इमारतें यूरेनियम विधि द्वारा, इसके द्वारा C14 से जीवाश्म केवल आयु ज्ञात करेंगे। इसके द्वारा पुरानी इमारत, पुरानी भवन, पृथ्वी यूरेनियम विधि से ज्ञात करेंगे। तो ये तीनों का हो गया। और अब 15 नंबर में देखिए, 15 में है कि निम्नलिखित में कौन स्रावी पदार्थ है? स्रावी माने निकलने वाला पदार्थ। यह है रेजिन, टैनिन, गोंद, लैटेक्स, सभी। तो पहले आंसर दे दें सभी। देखिए स्रावी पदार्थ निकलता है सेक्रेटरी, एक सेल होता है स्पेशल टाइप का, जो कहते हैं सेक्रेटरी टिश्यू, और उसी से स्रावी पदार्थ निकलते हैं। जैसे पाइनस में जो चीड़ कहते हैं, तो उसमें रेजिन डक्ट होता है, उससे रेजिन निकलता है। टैनिन कत्था का एक पेड़ होता है, जैसे कत्था निकलता है पान में जो लगाते हैं, तो टैनिन निकलता है। टैनिन चाय में भी पाया जाता है। गोंद ये बबूल में मिलता है। लैटेक्स आक या आकवन जानते हैं, या बरगद का पत्ती तोड़ते हैं तो दूध जैसा रचना निकलता है, तो ये दूध क्या कहलाता है? लैटेक्स। तो ये जितने भी पदार्थ अभी लिखे हैं सब क्या है? स्रावी पदार्थ। तो आंसर हो जाएगा सभी। 16 में है कि निम्नलिखित में कौन उत्तक स्तर का जंतु है? इसको कहते हैं टिश्यू ग्रेड एनिमल, जहां से टिश्यू का फॉर्मेशन होता है। तो पहला चॉइस है हाइड्रा, दूसरा स्पंज, तीसरा जोंक, चौथा केंचुआ। तो ये हो जाएगा इसका आंसर हाइड्रा। हाइड्रा हो गया उत्तक स्तर का, माने बहुत सारे कोशिकाएं मिलकर के उत्तक का निर्माण करता है, तो उत्तक तक की रहेगा, अंग का इसमें निर्माण नहीं होता है। स्पंज सेलुलर ग्रेड यानी कोशिका स्तर का जंतु स्पंज हो गया। और जोंक केंचुआ है, तो इसमें अंग का विकास होता है। तो चारों चॉइस को देखते हुए कौन सा मेरा आंसर हो जाएगा? ए यानी हाइड्रा। अब 17 नंबर क्वेश्चन। 17 में देखिए कि एपिथेलियम उत्तक पाया जाता है। चारों चॉइस है, पहला है त्वचा में, दूसरा आहार नाल, तीसरा रक्तवाहिनी, चौथा सभी। तो एपिथेलियम उत्तक क्या सब में पाया जाता है? एपिथेलियम उत्तक का याद होगा टाइप्स लिखे थे। तो 17 नंबर का आंसर अभी हम लोग देखे डी। 18 में कि घनाकार एपिथेलियम उत्तक पाया जाता है। एपिथेलियम उत्तक का ही एक टाइप था घनाकार, यानी कि क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू। तो क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू किस में मिलता है?
तो पहला चॉइस श्वेत ग्रंथि, दूसरा लार ग्रंथि, तीसरा मूत्र जनन नलिका, चौथा सभी। तो क्या घनाकार में देख रहे थे, श्वेत ग्रंथि स्वेट ग्लैंड जिससे पसीना निकलता है, लार ग्रंथि जिससे लार निकलता है, मूत्र जनन नलिका जिससे यूरिन निकलता है, चौथा है सभी। तो आंसर सभी। अब है एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, जिसको कहते हैं हिंदी में एरियोलर संयोजी ऊतक। ये जोड़ता है, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू किसको जोड़ता है? 4 गो चॉइस देखिए। पहला है मसल्स टू मसल्स, माने मसल्स को मसल से, दूसरा मसल को त्वचा से, तीसरा हड्डी को हड्डी से, और चौथा ए एवं बी। तो एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू क्या करता है? 2 अंग को लूजली बाइंड करता है। तो ये बाइंड करता है मसल को मसल से और दूसरा मसल को त्वचा से। तो मसल त्वचा के साथ जुड़ा रहता है, किसके साथ? एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू के साथ। तो आंसर हो जाएगा कौन सा? डी, यानी ए एवं बी। अब है अगला क्वेश्चन कि लिगामेंट जोड़ता है। लिगामेंट याद होगा कि व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से बनता है लिगामेंट। तो लिगामेंट किसको जोड़ता है? तो पहला चॉइस हड्डी को हड्डी से, दूसरा हड्डी को मांसपेशी से, तीसरा मांसपेशी को त्वचा से, चौथा कोई नहीं। तो लिगामेंट का काम है हड्डी को हड्डी से जोड़ना, माने बोन टू बोन। तो बोन टू बोन जोड़ता है कौन? लिगामेंट। और देखिए हड्डी को मांसपेशी से, तो हड्डी को मांसपेशी से जोड़ने का काम कौन करता है? टेंडन। तो हड्डी को मांसपेशी से टेंडन जोड़ता है और लिगामेंट हड्डी को हड्डी से जोड़ता है, मांसपेशी को त्वचा से। तो एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू हो गया। अब 21 नंबर क्वेश्चन। 21 में है कि रेखित पेशी, जिसको आप ऐच्छिक पेशी कहते हैं, वॉलंटरी मसल्स कहते हैं, होता है एक केंद्र की माने यूनिन्यूक्लिएट, द्विकेंद्र की बाइन्यूक्लिएट, बहुकेंद्र की मल्टीन्यूक्लिएट, चौथा कोई नहीं। तो रेखित पेशी में दिखा रहे थे फाइबर जैसा रचना भी इसमें रहता है और इसके द्रव्य में बहुत सारे केंद्रक होते हैं, इसलिए ये हो जाएगा आंसर कौन सा? बहुकेंद्र की। और अब रह गया अरेखित पेशी, जिसको कहते हैं अनैच्छिक पेशी, इनवॉलंटरी मसल्स। तो इनवॉलंटरी मसल्स में क्या रहता है? एक केंद्र की। कार्डियक मसल्स, हृदय पेशी भी होता है एक केंद्र की। और रेखित पेशी जिसको हम लोग कंकाल पेशी भी कहते हैं, क्योंकि कंकाल समय हड्डी से जुड़ा रहता है, तो ये हो गया बहु केंद्र की। ये क्वेश्चन भी बहुत उपयोगी है, VVI क्वेश्चन होगा ये। और 22 नंबर क्वेश्चन, 22 में है कि पेशी ऊतक में एक प्रकार का द्रव्य होता है जिसे क्या कहते हैं? तो पेशी ऊतक में द्रव्य को कहा जाता है सार्कोप्लाज्म। द्रव का नाम है सार्कोप्लाज्म। अब यह एक झिल्ली से घुरा होता है जिसका नाम है सार्कोलेमा। तो ये 22 नंबर क्वेश्चन देखे। अब अगला क्वेश्चन, अब क्वेश्चन नंबर 23वां क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? माने आरबीसी जिस समय बना वहां से मृत्यु तक कितना का टाइम होता है? तो 1 से 4 दिन, 120 दिन, 2 वर्ष, कोई नहीं। तो इसका जीवन काल हो गया 120 दिन। जैसे आज बना तो 120 दिन के बाद ये नष्ट हो जाएगा। तो आरबीसी का जीवन काल 120, यानी आंसर बी। 24 में है कि ओल्ड आरबीसी किस में नष्ट होता है? जो ओल्ड आरबीसी जब पुराना हो गया तो कहाँ नष्ट होगा? पहला चॉइस यकृत, दूसरा प्लीहा, तीसरा दोनों, चौथा कोई नहीं। तो यकृत को लिखते हैं लीवर, प्लीहा को कहते हैं स्प्लीन। तो ओल्ड आरबीसी दोनों में नष्ट होता है, यकृत में भी और प्लीहा में भी, स्प्लीन में भी। तो आंसर इसका हो जाएगा दोनों। तो स्प्लीन को कहा जाता है आरबीसी का कब्रगाह। कहीं पूछता है कि निम्नलिखित में कौन आरबीसी का कब्रगाह है? तो प्लीहा यानी स्प्लीन। और स्प्लीन को ब्लड बैंक भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर रक्त संचित रहता है और आवश्यकता अनुसार वो अन्य पार्ट को पूर्ति करता है, इसलिए स्प्लीन को ब्लड बैंक भी कहा जाता है। तो स्प्लीन क्या है? तो ब्लड बैंक है और आरबीसी का कब्रगाह है। तो आंसर हो गया दोनों। और 25 नंबर क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में किसमें ओल्ड आरबीसी नष्ट होता है तथा डब्ल्यूबीसी का निर्माण होता है?
पहला प्लीहा, दूसरा यकृत, तीसरा वृक्क, चौथा कोई नहीं। तो प्लीहा एक ऐसा रचना है जिसमें ओल्ड आरबीसी नष्ट होगा, माने पुराना आरबीसी नष्ट हो जाएगा, लेकिन डब्ल्यूबीसी का निर्माण होता है। ये क्वेश्चन बहुत उपयोगी है कि ओल्ड आरबीसी का नष्ट होना और डब्ल्यूबीसी का निर्माण होना, ये दोनों काम होता है प्लीहा में यानी स्प्लीन में। और क्वेश्चन नंबर 26 में है कि निम्नलिखित में कौन एंटीबॉडीज का निर्माण करता है। एंटीबॉडी माने रोग प्रतिरक्षी पदार्थ जो हमें रोग से बचाव करता है, एक प्रकार का प्रोटीन है। तब चलिए चॉइस नंबर 1 में है मोनोसाइट, दूसरा लिम्फोसाइट, तीसरा न्यूट्रोफिल, चौथा बेसोफिल। तो इसका आंसर हो जाएगा लिम्फोसाइट। अब चलिए मोनोसाइट, न्यूट्रोफिल और बेसोफिल ये तीनों बैक्टीरिया का भक्षण करता है, इसलिए इसको कहते हैं फैगोसाइट्स। फैगो माने होता है खा जाना। तो मोनोसाइट, न्यूट्रोफिल और बेसोफिल बैक्टीरिया का भक्षण करता है और लिम्फोसाइट एंटीबॉडीज का निर्माण करता है। और अब देखते हैं 27 नंबर क्वेश्चन। तो 27 में है कि मनुष्य में रक्त पाया जाता है। तो मनुष्य के बॉडी में रक्त पाया जाता है कितना? 5 से 6 लीटर। 5 से 6 लीटर मनुष्य में रक्त पाया जाता है। और ऐसे अगर कहें परसेंट में तो मनुष्य का जितना भार है उसका 7% रहता है में रक्त। अब देखते हैं आरबीसी एवं डब्ल्यूबीसी का अनुपात क्या है। इसका मतलब हुआ कि कितना आरबीसी पर कितना डब्ल्यूबीसी होता है। तो 600 आरबीसी पर 1 डब्ल्यूबीसी, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। कि 600 अगर आरबीसी है तो उसमें 1 डब्ल्यूबीसी होगा। डब्ल्यूबीसी का काम जानते हैं कि जीवाणुओं को नष्ट करना और रोग से सुरक्षा देना। 29 में है कि रक्त में रक्त प्लाज्मा कितना होता है। ये भी बहुत उपयोगी क्वेश्चन है कि रक्त में 2 पार्ट दिखाए थे, रक्त प्लाज्मा और रक्त कण। तो रक्त प्लाज्मा कितना? 55% और रक्त कण होता है 45%। तो 29 का हो गया कितना? बी नंबर चॉइस। 30 में की तंत्रिका की इकाई है तो इसका आंसर हो जाएगा न्यूरॉन। अब देखिए नेफ्रॉन, तो नेफ्रॉन होता है किडनी की इकाई, किडनी का इकाई नेफ्रॉन। और न्यूक्लियोटाइड डीएनए की इकाई और एमिनो एसिड प्रोटीन की इकाई। तो इस तरह से अभी हम लोग उत्तक पढ़ चुके थे और उत्तक से जो इतना क्वेश्चन निकल रहा था मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी निकाल दिए। चैप्टर के साथ क्वेश्चन भी देखना अनिवार्य होगा। और शनिवार रविवार को टेस्ट होता है, टेस्ट में भी भाग लेंगे। टेस्ट में भी अच्छा क्वेश्चन लिखाते हैं, मेन क्वेश्चन लिखाते हैं, उस पर भी ध्यान देना होगा। और चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, लाइक करें और शेयर भी करें। थैंक यू वेरी मच।